अपने देश का हो, जैसे खटिया, मचिया, धोती, कुर्ता, लोटा, छीपा, इस तरीके का जो आएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल वीके ज्ञान हब पर। आज मैं दूसरा वीडियो लेके आया हूँ हिंदी ग्रामर का, ठीक है, हिंदी व्याकरण। जो ये वीडियो है, ये वीडियो 10th और 12th जितने भी विद्यार्थी हैं जो 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, उन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखेंगे और वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो ये गारंटी मेरी है कि आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। बस वीडियो को लास्ट तक देखते चलिए। इसके पहले पार्ट में हमने बना दिया है वीडियो किस पे, वर्ण विचार पे। वर्ण विचार के बारे में पूरा आपको बताया गया है, उसका उच्चारण स्थान क्या होता है, नहीं होता है। अगर आपने वो पहली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप जाके वो पहली वीडियो देख ले। आज हमारा ये हिंदी व्याकरण का दूसरा वीडियो है जिसपे हम लोग बात करेंगे शब्द विचार पे, क्योंकि हिंदी ग्रामर की 3 ही मुख्य है, पहला वर्ण, दूसरा शब्द और तीसरा वाक्य। ये काफी इंपॉर्टेंट है और इससे हर बार क्वेश्चन पूछता है। तो वर्ण के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द विचार के बारे में कि शब्द क्या होता है, ठीक है। शब्द कहते किसे हैं? शब्द क्या होता है ना कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। शब्द कहा जाता है। डेफिनेशन याद रखेंगे, वर्णों के सार्थक मेल को, वर्णों का मेल होना चाहिए, ठीक है। वर्ण क्या मतलब कि समझते हैं ना, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। तो वर्णों के सार्थक मेल को, यहाँ पे एक नाम आया है सार्थक। बोलेंगे सर सार्थक क्या है, बताइए थोड़ा सार्थक के बारे में। तो सार्थक का मतलब होता है कि जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। क्या निकलता हो? अर्थ निकलता हो। एग्जाम्पल के तौर में देखिए, जैसे हमने लिख दिया कि क ज य, बताइए ये तो वर्णों का मेल है ना। क वर्ण है, ज वर्ण है, यह भी वर्ण है एक तरीके का, लेकिन इसका एक मेल है। तो बताइए कि क्या इसका कुछ मतलब होता है? कुछ मतलब नहीं होता है। तो ये शब्द नहीं कहलाएगा। शब्द तभी कहलाएगा जब उसका कुछ ना कुछ मतलब निकलता हो। जैसे हमने लिख दिया किताब। क्या लिख दिया? किताब। देखिए यहाँ पे भी शब्दों का, वर्णों का मेल है, लेकिन किताब का कुछ मतलब समझ में आता है ना कि किताब का अर्थ क्या होता है, किताब का मतलब क्या होता है। तो ये यहाँ पे आपका शब्द है। तो शब्द की परिभाषा क्या होगी? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक मेल कहने का मतलब कि वर्णों का मेल तो होना चाहिए, लेकिन उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। जब कुछ अर्थ नहीं निकलेगा तो आपका शब्द नहीं होगा। चलिए, अब ये शब्द हो गया। अब हम पढ़ेंगे यहाँ से शब्द के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? शब्द के प्रकार, यानी कि शब्द के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ वर्ड। शब्द के प्रकार, शब्द के प्रकार यानी कि शब्द को कितने प्रकार में विभाजित किया गया। तो पहला पढ़ेंगे हम लोग। पहला है जिसपे हम लोग कहते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं? उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर बताइए। उत्पत्ति के आधार पर इसको कहते हैं, या स्रोत के आधार पर। क्या कहते हैं? स्रोत के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर आपके ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4। पहला होता है आपका तत्सम, दूसरा होता है आपका तद्भव, तत्सम, तद्भव, तीसरा होता है आपका देशज, चौथा होता है आपका विदेशज। ये 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये शब्द के प्रकार हैं। किसके आधार पर भाई? उत्पत्ति के आधार पर। कोई पूछे उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार के। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम क्या होता है? सम का मतलब होता है बराबर। सम का मतलब क्या होता है? बराबर। याद हो जाएगा अभी। सम का मतलब बराबर। बराबर कहने का मतलब कि जो संस्कृत में भी हो वही हूबहू, और जो आपका हिंदी में भी हो, जिस शब्द को हम संस्कृत में भी वही लिखते हो और हिंदी में भी वही लिखते हो, उसको कहते हैं तत्सम। जैसे हमने कहा कि वह प्रथम श्रेणी से पास हुआ, ठीक है, वो द्वितीय श्रेणी से पास हुआ, ठीक है। तो ये जो प्रथम है ना, प्रथम लिखे, द्वितीय लिखे, तो बताइए कि प्रथम द्वितीय संस्कृत में भी होता है और हिंदी में भी होता है, दोनों में होता है। प्रथम संस्कृत में भी प्रथम ही लिखते हैं, हिंदी में जब प्रथम लिखेंगे तो ये आपका तत्सम होगा। तत्सम का मतलब कि जो शब्द संस्कृत में भी वही लिखा जाता हो और हिंदी में भी वही लिखा जाता हो। सम का मतलब बराबर, दोनों में बराबर होना चाहिए, वैसे शब्द को कहते हैं तत्सम। तद्भव क्या होता है? उसका उल्टा, यानी कि जो संस्कृत में अलग हो, संस्कृत में अलग और हिंदी में अलग, संस्कृत में अलग और हिंदी में अलग, संस्कृत में अलग और हिंदी में भी अलग,
हिंदी में अलग, यानी कि जो संस्कृत में अलग होता है हिंदी में अलग होता है उसको कहते हैं तद्भव। अब ये क्या है सर कि बताइए कि संस्कृत में कौन सा अलग होता है, हिंदी में कौन सा अलग होता है। देख लीजिए एग्जांपल, संस्कृत में अलग होता है और हिंदी में अलग होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने लिख दिया अश्व, अश्व बताइए संस्कृत में होता है लेकिन इसका हिंदी क्या होता है, घोड़ा होता है ना। तो हिंदी में इसको घोड़ा लिखते हैं लेकिन संस्कृत में क्या लिखते हैं, अश्व। तो अगर ये शब्द कोई पूछे कि बताइए ये कौन सा शब्द है, तो आप कहेंगे कि ये तद्भव है। तद्भव का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि एक और चीज ले लीजिए, जैसे हस्त हो गया, हस्त हो गया। हस्त का मतलब क्या होता है आपके यहाँ पे, हस्त का मतलब यहाँ पे अगर हाथ कह देगा, हस्त से हाथ बन गया, तो इसको कहेंगे क्या कि ये हस्त और हाथ जो है ना ये क्या है आपका तद्भव है, यानी कि संस्कृत में अलग होता है हिंदी में अलग होता है। उसी तरीके से अगर आपका आंख ले ले, आंख, ये देखिए दोनों में फर्क है, एक इस तरीके का होता है एक इस तरीके का होता है। यहाँ पे चंद्र बिंदु नहीं होता है, तो ये संस्कृत में लिखा था है, किसमें लिखा जाता है इसको, संस्कृत में। संस्कृत में चंद्र बिंदु नहीं होता है, याद रखेंगे। ये किसी, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि आंख और आंख, लेकिन ये जो आंख लिखा हुआ है ना ये आपका हिंदी में लिखा हुआ है। चंद्र बिंदु डाल देंगे तो ये हिंदी हो जाएगा, चंद्र बिंदु हटाएंगे वो संस्कृत हो जाएगा। तो ये संस्कृत में अलग है हिंदी में अलग है, तो ये तद्भव हो गया। तत्सम तद्भव समझ में आया ना। तत्सम क्या होता है कि जो संस्कृत में भी वही हो हिंदी में भी वही हो, तत्सम होता है। तद्भव क्या होता है, जो संस्कृत में अलग हो हिंदी में अलग हो। अब देखेंगे कि देशज, देशज कहने का मतलब कि जो अपना क्षेत्रीय भाषा हो, अपना क्षेत्रीय वाला, ठीक है, अपना क्षेत्रीय जो हो उसको कहते हैं देशज, यानी कि जो अपने देश का हो। जैसे खटिया, मचिया, धोती, कुर्ता, लोटा, छीपा, इस तरीके का जो आएगा वो देशज होगा। कौन सा होगा, देशज। समझ में आया, जो अपने देश का हो, हम लोग अपने लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं, अपने क्षेत्रीय भाषा में इस्तेमाल करते हैं ना, उसको कहते हैं देशज। और विदेशज का मतलब कि जो बाहर के हैं, ठीक है, अन्य देश से जो भाषा ली गई है। जैसे आपका अस्पताल, अस्पताल हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, ठीक है, अस्पताल, स्टेशन, ठीक है, इस तरीके का जो आएगा आपका वो कौन सा होगा, विदेशज। अस्पताल, स्टेशन, ये जो भाषा है ना, ये जो हम लोग शब्द लिए हैं, ये शब्द क्या है, देशज नहीं है, ये विदेशज है। देशज क्या है, खटिया, मचिया, लुंगी, धोती, कुर्ता, लोटा, छीपा, ठीक है, तो ये आपका देशज है। तत्सम जो संस्कृत और हिंदी में एक हो, तद्भव संस्कृत में अलग हो हिंदी में अलग हो, देशज जो अपने देश का हो, विदेशज जो अन्य देश का हो। ठीक है, इतना समझ में आया। ये हो गया हमारा उत्पत्ति के आधार पर। अब हम लोग सीखेंगे कि व्युत्पत्ति के आधार पर क्या होता है। तब तक बोर्ड को थोड़ा साफ कर लेते हैं। चलिए आइए, बोर्ड हमने साफ कर दिया, ज्यादा वीडियो लंबी ना हो। अब हम लोग पढ़ेंगे, आपने देख लिया उत्पत्ति के आधार पर, अब हम लोग देखेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर क्या होता है। व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के व्युत्पत्ति, या इसको कहते हैं बनावट। ठीक है, व्युत्पत्ति या क्या कहते हैं, बनावट, यानी कि यहाँ पे कहेगा कि बनावट के आधार पर, इसको बनावट भी कहते हैं। बनावट के आधार पर या रचना के आधार पर कह सकते हैं। इसके आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके आधार पर शब्द आपके 3 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के होंगे। 3 वो कौन कौन होते हैं, पहला होता है आपका रूढ़, ठीक है, दूसरा होता है आपका यौगिक, और तीसरा होता है आपका योग रूढ़। ठीक है, इस तीनों समझेंगे, रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर। वो था आपका उत्पत्ति के आधार पर, और ये है व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार। व्युत्पत्ति के आधार पर कहे कोई, रचना के आधार पर कहे, बनावट के आधार पर कोई कहे, तो शब्द कितने प्रकार, 3 प्रकार के। कौन कौन, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। समझ में आया। रूढ़ क्या होता है, रूढ़ कहने का मतलब कि कोई भी शब्द का अगर हम उसका संधि करें, उसको हम तोड़े, उसको हम लोग क्या करें, जैसे मान लीजिए कि कोई शब्द को तोड़ते हैं, ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि संधि विच्छेद करें, संधि विच्छेद जानते हैं ना, तो किन्हीं शब्दों को तोड़ना, और तोड़ने के बाद दोनों का कुछ ना कुछ अर्थ निकलेगा, तो उसको कहेंगे कौन सा, अगर अर्थ निकलेगा तो उसको कहेंगे यौगिक, अर्थ नहीं निकलेगा तो उसको कहेंगे रूढ़। जैसे मान लीजिए ये लिखिए, हमने लिखा है यहाँ पे कलम। बताइए कलम जो है हम इसको तोड़ेंगे अगर, तो लिखेंगे क ल म। बताइए क का अर्थ क्या होगा, ल का अर्थ क्या होगा, म का कुछ अर्थ निकलेगा, यानी इसको अलग अलग कर देंगे तो कुछ अर्थ नहीं निकलेगा। तो इसी तरीके का जो कलम शब्द हो गया, ये कौन सा शब्द हो जाएगा आपका, रूढ़ हो जाएगा। उसी तरीके से आपको कर दिए किताब। बताइए कि किताब जो है, किताब को भी अगर हम लोग तोड़ेंगे तो की अलग आएगा, ताब अलग आएगा, किताब। ताब, ताब का मतलब क्या होता है सर, कुछ नहीं होता है ना। तो तोड़ने के बाद यानी कि संधि विच्छेद करने के बाद उसका कोई ना कुछ अर्थ नहीं निकलेगा, तो उसको कहेंगे कि वो रूढ़ शब्द है। क्या है, रूढ़ शब्द है। लेकिन अभी देखिए, अगर नहीं समझ में आना, अगला देखिए यौगिक। यौगिक का मतलब कि जिसको तोड़ने के बाद भी उसका अर्थ हमें समझ में आ जाता है। जैसे देखिए हमने लिख दिया कि विद्यालय, क्या लिख दिए, विद्यालय। बताइए विद्यालय लिख दिए, जब हम इसको तोड़ेंगे तो इसको कहते हैं विद्या प्लस में आलय, विद्या प्लस में आलय। बताइए विद्या का मतलब होता है ज्ञान, आलय का मतलब होता है घर, और लिख दें यहाँ पे देवालय,
क्या लिख दे, देवालय, यानी कि देव का आलय, देव का मतलब देवी देवता भगवान, और आलय का मतलब होता है कि घर, यानी दोनों का अर्थ निकल रहा है यहाँ पे, दोनों का क्या निकल रहा है, अर्थ। तो ऐसे शब्द को कहेंगे यौगिक। क्या कहेंगे, यौगिक। जिसका तोड़ने के बाद, जिस शब्द को तोड़ने के बाद उसका कुछ अर्थ नहीं निकले, उस अर्थ का कोई मतलब ना हो, उसको कहेंगे रूढ़ शब्द है। और तोड़ने के बाद अगर उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, उसको कहेंगे कि वो यौगिक है। ठीक है, ये दोनों तो सर समझ में आ गया। योगरूढ़ बताइए क्या है। देखिए योगरूढ़ क्या है ना, कि इसको तोड़ेंगे ना, इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे, इसको अगर विच्छेद करेंगे तो इसका कुछ अन्य मतलब निकलता है। जैसे कह दे यहाँ पे चक्रपाणी, या कह दे दशानन, क्या लिख दे, दशानन। ठीक है, दशानन हो गया। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे लिख दिए कि लंबोदर, क्या लिख दिए, लंबोदर। जैसे लंबोदर लिखे, दशानन लिखे, तो दशानन किसको प्रदर्शित करता है, जिसके 10 आनन हो। इसको अगर तोड़ेंगे तो इसका मतलब यही ना, जिसके 10 आनन हो, अर्थात कह सकते हैं क्या, रावण। किसके 10 आनन थे, रावण के। ठीक है, लंबोदर यानी कि जिसका उदर लंबा हो, जिसका उदर लंबा हो, अर्थात क्या, गणेश जी। तो ये जो शब्द है ना, ये लंबोदर से गणेश को डिनोट कर रहा है, ये दशानन से रावण को डिनोट कर रहा है। यानी कहने का मतलब कि ये अपने से एक अन्य शब्द की विशेषता को बताएगा, अन्य शब्द को विशेष प्रदान कराएगा। तो ऐसे शब्द को कहा जाता है योगरूढ़। फिर से तीनों सुन लीजिए। किसी भी शब्द को अगर तोड़ने के बाद अगर उसका कुछ अर्थ नहीं निकले, वैसे शब्द को कहेंगे रूढ़ शब्द है। ठीक है। दूसरा, कि अगर किसी शब्द को तोड़ने के बाद अगर उसका मतलब निकलता हो, ऐसे शब्द को यौगिक कहा जाता है। और तीसरा, कि वैसे शब्द जिसका संधि विच्छेद करने पर, उसको तोड़ने पर उसका उस शब्द के अलावा कोई और शब्द की विशेषता प्रदान की जाए। ठीक है, और किसी शब्द की बोध हो, वैसे शब्द को कहते हैं योगरूढ़। बोलिए, ये समझ में आया? ये आपका किसके आधार पर था? व्युत्पत्ति के आधार पर था। दूसरा देखेंगे अब, तीसरा जो है, तीसरा देखें। तीसरा अब अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अब बताइए कि अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर आपके 2 प्रकार के होते हैं शब्द। पहला होता है सार्थक और दूसरा होता है आपका निरर्थक। निरर्थक, सार्थक और निरर्थक। सार्थक का मतलब अभी समझेंगे कि अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला होता है सार्थक शब्द, दूसरा होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द उसे कहते हैं जिसका कुछ अर्थ निकलता हो। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, यानी उसको कहेंगे क्या? सार्थक शब्द है। जैसे अब बताइए कि निरर्थक क्या है सर? निरर्थक जिसका कुछ अर्थ नहीं निकलता है। अच्छा, मान लीजिए कि अभी हमने पहले ही लिखा था, मान लीजिए कि क ज य लिखा था, या ल ड़ ज लिखा था, या ल ड़ प लिखा था। बताइए ये शब्द कमेंट बॉक्स में करिए, तो ये कौन सा शब्द होगा? ये बताइए कौन सा शब्द होगा? बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि इसका कुछ अर्थ नहीं है, निरर्थक शब्द मार देंगे, गलती। लेकिन ये भाई ये समझो कि इसका कुछ मतलब नहीं जब निकल रहा है, तो ये तो शब्द है ही नहीं। जब इसका कुछ मतलब नहीं है तो शब्द है ही नहीं, तो शब्द के प्रकार कैसे हो जाएंगे? गलती हो जाएगी ना आपसे। तो ये आप भूल के भी नहीं कहेंगे कि ये निरर्थक शब्द है। नहीं, निरर्थक शब्द क्या होता है कि जिसका अर्थ नहीं होता है लेकिन शब्द होता है वो। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि ये आपका निरर्थक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये शब्द नहीं है, और जब शब्द नहीं है तो ये निरर्थक नहीं होगा। अब पूछिएगा क्यों शब्द नहीं है? तो इसका कुछ मतलब निकलता है। हमने पहले ही बताया ना शुरू में कि जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है वही शब्द होता है। इसका तो कुछ अर्थ ही नहीं है सर, तो ये शब्द होगा ही नहीं। जब शब्द होगा नहीं तो काहे का सार्थक और निरर्थक। तो निरर्थक क्या होता है? तो निरर्थक सुनिए, निरर्थक होता है कि निरर्थक शब्द का प्रयोग कभी भी अकेले नहीं किया जाता है, कभी भी अकेले नहीं किया जाता है। निरर्थक शब्द का प्रयोग सार्थक शब्द के बाद किया जाता है, और इसको हटाने से भी सार्थक शब्द पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि पानी ओनी, क्या कहते हैं कि भाई पानी ओनी पिए, पानी ओनी। बताइए पानी का तो कुछ मतलब है, ओनी का मतलब क्या होता है? ओनी का मतलब कुछ है? कुछ नहीं है सर। तो जब कुछ नहीं है तो ऐसे ही शब्द को कहते हैं निरर्थक शब्द। ठीक है, और निरर्थक शब्द कभी भी अकेले प्रयोग नहीं होता है, इस बात को याद रखेंगे। निरर्थक शब्द कभी भी अकेले नहीं आएगा, जब आएगा तो किसी सार्थक शब्द के बाद आएगा। और देख लीजिए, जैसे कोई आए गेस्ट आपके घर पे, अतिथि, सर चाय वाय पिए आप? चाय वाय, चाय वाय बताइए तो। वाय, चाय का मतलब तो समझते हैं, वाय का मतलब क्या है सर? खाना वाना खा लिए, खाना तो है। ठीक है, वाय का मतलब क्या है? खाना वाना। ठीक है, या खाना वाना कर लो, खाना वाना। खाना वाना का मतलब क्या है? खाना का मतलब तो जानते हैं, वाना का मतलब तो नहीं जानते हैं। तो सर यही है आपका निरर्थक शब्द। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो जल्दी से वीडियो को शेयर भी करो और लाइक का बटन भी दबा लो।
ठीक है। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। फिर से सुन लो, अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार, सार्थक, निरर्थक। सार्थक शब्द जिसका कुछ न कुछ अर्थ निकलता है, और निरर्थक शब्द का प्रयोग कभी अकेले नहीं होता है, वो सार्थक शब्द के बाद आता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसको भी बोर्ड साफ कर लेते हैं। एक और प्रकार देख लेते हैं कि अब रूप के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, विकार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तब तक इसको साफ कर लें। देख लिए। अब चौथा देखेंगे कि अब यहाँ पे देखेंगे कि रूप के आधार पर, रूप या कहते हैं कि विकार के आधार पर, रूप या विकार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होंगे। रूप या विकार के आधार पर शब्द के प्रकार, यानी टोटल आज हम लोग शब्द के प्रकार को खंगालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रूप और विकार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के होते हैं। इसमें भी 2 प्रकार के। कौन कौन? पहला होता है आपका विकारी शब्द, जिसको कहते हैं विकारी शब्द, और दूसरा होता है अविकारी शब्द। सर ये कहाँ से ला दिए विकारी और अविकारी, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस रुको 2 सेकेंड, समझ में आएगा। विकारी शब्द जिसका लिंग, लिंग वचन कारक, लिंग वचन कारक, लिंग वचन कारक का जिस पे प्रभाव पड़ेगा उसको कहते हैं विकारी शब्द, और जिस पे प्रभाव नहीं पड़ेगा उसको कहते हैं अविकारी शब्द। सर ये क्या समझा दिए, लिंग वचन कारक, नहीं समझ में आ रहा है? समझो, अगर एग्जाम्पल लिए यहाँ पे मान लो लड़की, क्या एग्जाम्पल लिए? लड़की। बताओ कि लड़की का लिंग के प्रभाव पड़ेगा? लड़की है तो लड़की का लिंग चेंज कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं? लड़का कह सकते हैं। इसका वचन हम लोग चेंज कर सकते हैं। लड़की है तो लड़कियां कह सकते हैं ना। वचन करने का मतलब कि एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर प्लुरल, तो लड़कियां भी हो जाएगा। लड़की का कारक भी हम लोग कर सकते हैं। कर्ता ने कर्म को करड़ से पढ़े है ना, तो लड़की ने लड़की को लड़की से कह सकते हैं, तो इस पे इसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो लड़की शब्द है ना, कौन सी शब्द हो जाएगी? विकारी शब्द हो जाएगी। लड़की कौन सी शब्द है? विकारी शब्द है, यानी जिसका हम लोग लिंग चेंज कर सकते हैं, वचन चेंज कर सकते हैं, कारक चेंज कर सकते हैं, वो आपका कौन सा हो जाएगा? विकारी शब्द। एक और देख लीजिए, जैसे और ले लीजिए, क्या ले ले, लड़का ले लेते हैं। लड़का बताइए, लड़का का भी लिंग चेंज हो जाएगा, लड़की। लड़का का वचन चेंज हो जाएगा, लड़के क्या हो जाएंगे? लड़के हो जाएंगे। और इसका कारक हो जाएगा लड़का ने, लड़के को, इस तरीके का जो आएगा। तो लड़का का भी इस पे प्रभाव पड़ रहा है, तो लड़का का भी प्रभाव पड़ रहा है। तो ये लड़का, लड़की, जितने शब्द हैं जिसपे लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ेगा उसको कहते हैं कि ये विकारी शब्द है। अविकारी शब्द क्या होता है सर, इसको बताइए। तो इसका इस पे प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ पे हमने लिया पीला। क्या ले लिए बताइए? एक कलर का नाम है, पीला ले लिए, काला ले लिए, नीला ले लिए। ठीक है, पीला ले लिए, तो बताओ कि लिंग पे जाएंगे तो पीली, लिंग चेंज करेंगे पीली ना, तो पीला का पीली होता है कभी? पीली लिखेंगे, ये सही है? नहीं सही है सर, पीली नहीं होगा। यानी बताइए कि इस पे लिंग का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वचन, चलो वचन का मतलब पीले, पीले कर दोगे, पीले, पीले रंग को पीले कर दोगे कि बहुत सारे पीले हैं? नहीं सर, ये भी तो नहीं कर सकते हैं। कारक करो, पीला ने पीले को पीले से, ऐसे कर सकते हैं क्या? नहीं। तो इस पे कारक का भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ये जो पीला शब्द है आपका, ये कौन सा शब्द हो जाएगा? अविकारी शब्द हो जाएगा। समझ में आया ना? विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिस पे लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है, अविकारी शब्द जिस पे लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये था आपका शब्द। आज के वीडियो में हमने सीख लिया कि शब्द क्या होते हैं, शब्द के प्रकार कितने कितने होते हैं। तो अगर आपको ये दिल से वीडियो पसंद आया, अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आई, तो कंजूसी नहीं करें, वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी ऐसी मजेदार वीडियो पाने के लिए। थैंक यू।